ओके, इस टॉपिक पे so brittle material in compression. Okay, linear elastic range in compression is large as compared to that in tension. So वो हमने समझ लिया कि कैसे कंप्रेशन में इलास्टिक रेंज ज़्यादा होगी, बट बिकॉज जब हम चौक को दबाते हैं तो वो जल्दी से नहीं टूटती, उसको बहुत देर तक हमको को उसको दबाना होता है, तब जाके वो क्रश करती है, ठीक है। लेकिन टेंशन में क्या करेंगे, उसको खींचेंगे वो 1 सेकंड में टूट जाएगी। मतलब सेकंड के बेस पे हम वैसे नहीं कर रहे, ये तो एग्जांपल है। हम बेस किस बेस पे सोच रहे हैं, उसका इलोंगेशन कितना हुआ। इलास्टिक रेंज जो शो करेगी वो ये रेंज शो करेगी, ये जो रेंज है उसको शो करेगी इलास्टिक रेंज, ठीक है। सो यहाँ से देख लिया, लेकिन हम एक चीज देखें कि अगर दोनों तरफ ऐसे प्लॉट करके देखें कि माना कि इस तरफ मैं कम टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूँ, ठीक है, तो वो ऐसे गया स्ट्रेट लाइन, देन फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। लेकिन कंप्रेशन में लगाया तो वो ऐसे जाएगा, थोड़ा लेंथ में जाएगा, बट वो भी स्ट्रेट लाइन जाएगा। शुरू में जो एंगल होगा वो दोनों का सेम होगा, और वो जो एंगल सेम होगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या शो करता है, ये एंगल को शो करता है। वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको पता चल जाता है इस एंगल से। तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में ही ब्रिटल मेटेरियल की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सेम होगी, ठीक है। नाउ ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर क्या है कि कोई भी एक मेटेरियल है, जैसे कोई ब्रिटल फ्रैक्चर का ये कंसेप्ट क्या है, पहले इसको समझते हैं थोड़ा कि एक डक्टाइल मेटेरियल है, क्या वो हमेशा ही डक्टाइल रहेगा, मतलब और कोई फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा अगर हम लेते हैं, एक प्लास्टिक के टुकड़े को हम बेंड करते हैं, वो बेंड होता है, एक थोड़ा हम अच्छे से बेंड कर सकते हैं, वो प्लास्टिक पे डिपेंड करेगा कौन सा प्लास्टिक लेगा। लेकिन उसी टुकड़े को हम थोड़ी देर फ्रीजर में डाल के देखते हैं, फ्रीजर में डाल के उसको रखे रहने देते हैं फ्रीजर में, और फिर बाहर निकाल के एकदम से उसको घुमा के देखे तो वो उतना बेंड नहीं होगा, वो टूट जाएगा। मतलब वो पहले डक्टाइल था, अभी ब्रिटल हो गया, ठीक है। वैसे ही उसको धूप में डाल के देखेंगे तो वो और बेंड होगा, नॉर्मली जो बेंड होता है उससे ज्यादा। तो टेम्परेचर के वेरिएशन के हिसाब से एक मेटेरियल की ब्रिटलनेस जो है वो वेरी होती है, ठीक है। तो इससे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रिटलनेस इज नॉट द परफेक्ट प्रॉपर्टी, मतलब वो एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है ब्रिटलनेस। कोई ब्रिटल मेटल को अगर हम गर्म करें तो वो डक्टाइल बन सकता है, ठीक है। तो ब्रिटलनेस इज नॉट ए परफेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये याद रखना कि वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्वेश्चन आता है एक बार कि ब्रिटलनेस एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो वो नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, मतलब अभी तक जो हमने वो पढ़ा था वो था इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में 1 सेकेंड 3 ओके। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, अभी जो हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था डक्टाइल मेटेरियल के लिए वो था ये वाला ऐसे जाके ऐसे आया, ठीक है। वो था इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेकिन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो थोड़ा उससे डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है कि हम कर क्या रहे हैं ना, कि ये एक मशीन है, कोई ऐसा मशीन में ऐसा एक लोहे का पट्टी लगाया है, ठीक है। इधर भी मशीन का एक तरफ से, दोनों तरफ से उसने मशीन ने उसको लॉक किया हुआ है यहाँ से, और मशीन उसको खींच रही है, और उस खींचने के साथ साथ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम से वो लोड और स्ट्रेन दोनों से ये कर्व बनाती है, ठीक है। लेकिन उसमें जो हमने एरिया जो दिया है, ये वाला एरिया, वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा कुछ बन रहा होगा। वो क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं हाइपोथेटिकल 5 5 है तो 25। लेकिन जैसे जैसे ये खींचेगा
अगर हम इसको खींच रहे होंगे तो इतना आपको भी पता चल रहा होगा कि इस एरिया में, खासकर यहाँ पे हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, इसकी डायमेंशंस चेंज हो रही होगी, ऐसे बन जाएगा ये एकदम, जो पहले ऐसे था वो ऐसे बनने लगेगा, ठीक है। उसका एरिया चेंज हो रहा होगा, उसकी लेंथ भी बढ़ रही होगी। तो वो जो एरिया चेंज हो रहा है उसको जब हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो तब हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व, मतलब उसको कंसिडर नहीं किया हमने जो एरिया चेंज हुआ, तो उसको बोला इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व। मतलब क्या है कि अगर मैंने जो 100 न्यूटन का अगर उस पे लोड लगाया है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व किस हमें, जब मैंने 100 न्यूटन लगाया तब 25, ये हो गया 5 न्यूटन पर एम एम, 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही जब मैंने स्ट्रेस बढ़ाया और 125 हो गया, ठीक है, मेरा इंजीनियरिंग स्ट्रेस कितना हो गया अभी, डिवाइडेड बाई 25 है, तो ये हो गया 5 अगेन, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 4 था, ठीक है। बट ट्रू स्ट्रेस क्या होगा कि ये जो 25 है ये भी तो कांस्टेंट नहीं है ना। अब अगर ऐसी शेप हो गई तो वो चेंज हो जाएगा, उसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो एरिया चेंज होगा तो डिपेंड करेगा टेंशन है या कंप्रेशन है। अगर टेंशन की बात कर रहे हैं हम, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, अगर कंप्रेशन टेस्ट नहीं कर रहे हैं और टेंसाइल टेस्ट इसको खींच रहे हैं, मतलब तो ये एरिया कम होता जाएगा। मतलब ये 24.5 बचा, तो ये एक्चुअल में 5 नहीं होगा, ये ट्रू स्ट्रेस जो होगा 5 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ट्रू स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि एरिया कम होता जा रहा है इन केस ऑफ टेंशन। ओके, तो ये डिफरेंस है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस का, कि ट्रू स्ट्रेस में हम रियल टाइम एरिया कंसिडर करते हैं। रियल टाइम मतलब जिस टाइम पे हम ने जो लोड लगाया है 125 किलोमीटर के बाद 150 लगाएंगे तो और एरिया कम होता जाएगा। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम हमेशा उसको 150 को भी 25 से डिवाइड करके प्लॉट कर देंगे यहाँ पे। लेकिन ट्रू स्ट्रेस में हम 150 पे एग्जैक्ट वो देखेंगे कि इसका एरिया अब कितना बचा है। तो वो हम, तो मतलब ये समझ में आ रहा है ना कि हम ट्रू स्ट्रेस को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, बिकॉज ये डिफिकल्ट है उसको मॉनिटर करना, ट्रू स्ट्रेस को। तो हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस से जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में हम यूज करते हैं वही हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हैं इसके कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन। अब इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब कोई 5 मीटर का वायर था, अभी उसकी चेंज हुआ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे उसको, तो 0.05 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा आ जाएगा स्ट्रेन, ठीक है। दोनों सेम डायमेंशन, स्ट्रेन परसेंटेज में, ठीक है। स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ, इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना परसेंटेज स्ट्रेन हुआ, क्योंकि स्ट्रेन बहुत छोटी क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा ट्रू स्ट्रेस P बाई ए, ए मतलब रियल टाइम एरिया। ट्रू स्ट्रेन क्या होगा फिर, रियल टाइम लेंथ। रियल टाइम लेंथ मतलब जब 100, जब 100 का लग रहा है तो मान लो ये 5 मीटर की है, जब 125 का लगेगा तो ये 5 मीटर का नहीं रहेगा ना, ये रहेगा कितना 5.05, बढ़ जाएगा, कुछ इलोंगेशन हो रहा होगा, तो उसको जब कंसिडर कर लेते हैं तो ट्रू स्ट्रेन हमको मिलता है। अब ये एक फॉर्मूला है ट्रू स्ट्रेन के लिए, जो ट्रू स्ट्रेन जो आएगा अपना वो आता है एल एन एल डिवाइडेड बाई एल नॉट, ठीक है। एल मतलब एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाई एल नॉट, जो उसकी लेंथ थी, हमने जो स्पेसिमेन काटा था उसकी लेंथ जो थी वो। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका प्रूफ है एक, बट उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कभी भी यूपीएससी पूछने वाला नहीं है, और पूछेगा भी तो वो मेंस में पूछता है, प्रीलिम्स में तो वैसे भी नहीं पूछेगा। तो उसका फॉर्मूला हम बाद में डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में क्या रिलेशन है, तो उसको समझने के लिए एक चीज लेते हैं कि अगर ये चेंज भी हुआ है इसका एरिया, तब भी इसमें से कुछ कट पट के साइड में तो कुछ गया नहीं, तो वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसी भी चीज को हम कोई मिट्टी का एक गोला ही बना लें, उस गोले की छोटी छोटी और गोली बनाए, तो वो हमेशा वॉल्यूम चेंज रहेगा, चाहे उनकी शेप चेंज हो जाए बट उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा क्योंकि सेम मिट्टी से हमने उसको बनाया है, ठीक है। वो अलग चीज है कि उसमें वॉइड वॉइड वो सब कंसिडर करके, लेकिन अगर मेटल की बात करेंगे तो वो हमेशा
अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया मतलब रियल टाइम पे जो एरिया और लेंथ है वो मल्टीप्लाई बाई जो हमने स्पेसिमेन का जो वॉल्यूम लिया था वो, दोनों कांस्टेंट होंगे। यहाँ से हमको एक चीज पता है कि ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई रियल टाइम एरिया। रियल टाइम एरिया हमने यहाँ से निकाल लेंगे। बस ये 12वीं की जैसे कैलकुलेशन है थोड़ी, ये नॉट एल नॉट डिवाइडेड बाई एल। तो ए नॉट डिवाइडेड बाई एल को, इसको हमने नीचे ले लिया, ठीक है, एल नॉट को। सो एल को क्या लिख सकते हैं, एल नॉट रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जब 150 होगा, ठीक है, तो एल नॉट प्लस कुछ बढ़ चुका होगा डेल एल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एप्साइलन, ठीक है। एप्सिलॉन मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस। सो यहाँ पे आ गया सिग्मा पी बाई ए। पी बाई ए की जगह ये रख देंगे, ए नॉट डिवाइडेड बाई, सो ये ए नॉट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो ये समझ में आ गया ना कि ये कैसे आया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू 1 प्लस माइनस, हमको यहाँ पे लिखना चाहिए कि प्लस माइनस, ठीक है। हमको प्लस माइनस याद रखना है। प्लस कब आएगा, जब टेंशन होगा। माइनस कब आएगा, जब कंप्रेशन होगा। अब इस फॉर्मूले से एक चीज याद रखना कि जब हम ये बनाते हैं, ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ ये ब्लैक से मैं बना रहा हूँ इंजीनियरिंग स्ट्रेस का कर्व बनाया मैंने, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ग्रीन में मैंने बनाया है टेंसाइल। जब मैंने टेंशन टेस्ट किया तो मेरा ग्रीन वाला एक ट्रू वाला किधर होगा, थोड़ा ऊपर होगा इससे, ये याद रखना। लेकिन जब मैं कंप्रेसिव टेस्ट कर रहा हूं तो ट्रू वाला इससे नीचे होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये कंप्रेसिव है, ये टेंशन है, और ये इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो ये हमारा ये एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल, टाइप ऑफ फेलियर इन टॉर्शन टेस्ट, टाइप ऑफ फेलियर इन टॉर्शन टेस्ट की वो ब्रिटल मटेरियल 45 डिग्री पे फेल होता है, डक्टाइल मटेरियल 90 डिग्री पे फेल होता है। कैसे हमने चौक की एनालॉजी से ये सब चीजें समझी, ठीक है। ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन का ये कर्व देखा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, फिर उनका रिलेशनशिप देखा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, like, share, and subscribe. Thanks for watching the video.